बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने एक और अज खुद नोटिस ले लिया है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की मीडिया ब्रीफिंग और कुलभूषण यादव केस की मौजूदा स्टैंडिंग पर तो बात करेंगे, मगर सबसे पहले बात होगी उस बाई इलेक्शन की जो 12 फरवरी 2018 को होने जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर खान तरीन जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 62(1)(f) के तहत यानी सादिक और अमीन ना होने के तहत नाअहल करार दिए गए, तो वो जो सीट थी हल्का N 154 की जो जहांगीर खान तरीन साहब के पास थी वो भी खाली हो गई। और उस नशिस्त से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौन इंतखाब में हिस्सा लेगा, बाई इलेक्शन में कौन हिस्सा लेगा, यही बहुत बड़ा सवाल था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अपना सिस्टम है। आप जानते हैं कि जो सीट खाली होती है वहाँ पर फिर बाई इलेक्शन यानी ज़िमनी इंतखाब करवाया जाता है। और N 154 में ये पहला ज़िमनी इंतखाब नहीं, इससे कबल 2015 में भी ज़िमनी इंतखाब हो चुका है। 2013 के इंतखाबात में यहाँ से जहांगीर खान तरीन नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो बाद में शामिल हुए और आज़ाद कंटेस्टेंट थे सिद्दीक खान बलोच साहब, उन्होंने 86,177 वोट हासिल किए। मगर 2015 में उन्हें रिगिंग के इल्ज़ामात पर नाअहल करार दे दिया गया। धांधली के इल्ज़ामात पर वो नाअहल करार हुए और 2015 में फिर यहाँ से बाई इलेक्शन हुआ। इस बाई इलेक्शन में जहांगीर खान तरीन ने 1,38,719 वोट हासिल करके ज़बरदस्त जीत का सहरा अपने सर सजा लिया। और सिद्दीक खान बलोच ने 99,000, राना सबीर मुमताज़ नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तकरीबन 1900 वोट्स हासिल किए। और फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 62(1)(f) के तहत जहांगीर खान तरीन साहब को भी नाअहल करार दे दिया गया। अब इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और रहनुमा नहीं बल्कि जहांगीर खान तरीन साहब के जो बरखुरदार हैं अली तरीन साहब, जो कि उम्र में तो यंग हैं, पेशे से बिजनेसमैन हैं, सोशल वर्कर हैं, पढ़े लिखे नौजवान होंगे। अगर उनकी एक तो उम्र यंग है, यंग पॉलिटिशियंस को तो सामने आना चाहिए, मगर वो जहांगीर खान तरीन साहब के बेटे हैं और उनके बेटे का अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाना और जहांगीर खान तरीन साहब का उनकी हमायत करना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं जो हमेशा से मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ खड़े हुए और मरूसी सियासत को कंडेम करते रहे, उसकी मजम्मत करते रहे, वो अभी तक खामोश हैं। तो बहुत से सवालात ने जन्म लिया है और उन सवालात के जवाब हासिल करने के लिए आज हमारे साथ बज़रिया टेलीफोन लाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सुहेल ज़फ़र चीमा साहब मौजूद होंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 12 फरवरी को अब इस हल्के में बाई इलेक्शन यानी ज़िमनी इंतखाब होगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अली तरीन साहब इस इंतखाब में कंटेस्ट करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सुहेल ज़फ़र चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, कोर कमेटी मेंबर और फॉर्मर कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त उर्दू पॉइंट को दिया। जी सलाम अलैकुम जी, थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि हल्का N 154 में अब अली तरीन साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं जो कि जहांगीर खान तरीन साहब के बेटे हैं। तो क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एजेंडा था, मिशन था कि हम मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ खड़े होंगे? और इमरान खान साहब भी हमेशा ये कहते दिखाई दिए कि शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज आ रहा है, नवाज शरीफ के बाद मरीम नवाज शरीफ आ रही है, मोहतरमा के बाद बिलावल भुट्टो आ रहा है। तो क्या ये भी मरूसी सियासत नहीं कि जहांगीर खान तरीन साहब के बाद अली तरीन आ रहे हैं? जी, मैं सुन नहीं पा रहा आपको। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, अभी आपकी आवाज आ रही डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये बिल्कुल भी उसी हो कि अगर मिसाल के तौर पे अली तरीन साहब जो है वो इलेक्शन से पहले या इवन आफ्टर इंशाल्लाह जीतने के बाद, जो कि आपको पता ही है कि वहाँ पे इंशाल्लाह बड़ी सीरियस से जीतेंगे, तो उसके बाद अगर ये जनरल सेक्रेटरी के तौर पे फौरी तौर पे अगर इनको जाए या उसी पोस्ट पे जो है वो बैठा दिया जाए तो डेफिनेट फिर आप मरूसी सियासत की बात कर सकते हैं। एक उनकी आबाई सीट है जहां से वो तरीन साहब जो हमेशा से इलेक्शन बेस्ट कैंडिडेट वो है, उसके अलावा उससे बेहतर कैंडिडेट हमारे पास हो तो या कोई और टिकट के लिए अप्लाई करे तो डेफिनेट उसको कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे पास वहां पे सबसे बेस्ट कैंडिडेट भी वही है और शायद अकलौते कैंडिडेट भी वही है तो फिर डेफिनेट PTI विल गो फॉर दैट।
डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की कि उनकी आबाई सीट वो है। पाकिस्तान तहरीक साहब हमेशा से ही तो आबाई सीटों, आबाई सियासत और आबाई वजारतों के खिलाफ खड़ी रही है, तो क्या अब आपके पास ये जवाब है कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहब आती हैं पॉलिटिक्स में या कोई और आता है? कर रहा हूँ मैं देखिए रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है, रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनका एक अपना वो तरीका कार होता है, और वहां पे जो बेहतर कैंडिडेट पीटीआई को मिलेगा तो डेफिनेट उसी को टिकट पीटीआई देगी ना। कि हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि कैसे कैंडिडेट जो के, और वहां पे अगर कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है तो हम उसको जबरदस्ती इलेक्शन पे तो नहीं खड़ा कर सकते ना। जो हमारे पास जो दरख्वास्तें आएंगी, जो हमारे पास लोग अप्लाई करेंगे, तो उनमें से जो बेस्ट अवेलेबल होगा हम उसको देंगे। अगर कोई उससे बेहतर कैंडिडेट वहां पे होता तो उसको कंसीडर शायद किया जा सकता था, लेकिन जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल कैंडिडेट है, डेफिनेटली विल गो फॉर दैट। डॉक्टर साहब, मगर ऐसे तो नहीं हो सकता कि वहाँ पर और कोई पढ़ा लिखा नौजवान नहीं था, और अली तरीन साहब जब आए हैं अब मैदान में और उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए, तो आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि लोग कितनी तनकीद कर रहे हैं इस फैसले पर। इमरान खान साहब ने भी इस बारे में कोई बात नहीं की। ये हमारे नाजरीन को बताइए कि क्या ये उसी तरह से नहीं है कि अगर किसी और सियासतदान का बेटा उसकी सीट पर आ जाए या उसकी वजारत पर आ जाए, और अली तरीन साहब अब जिस तरह से जहांगीर खान तरीन साहब की सीट पर आने वाले हैं, तो ये तो एक ही बात नहीं होगी? नहीं देखिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऑल टुगेदर एक डिफरेंट, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स और सिनेरियो है, और आप एक उससे कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स से ऊपर जाके जब आप एक ऐसे हो कि मतलब एज अ चीफ मिनिस्टर या एज अ प्राइम मिनिस्टर या पार्टी के किसी की ओहदे की जब बात हो तो एक और बात है। जब आप कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स में तो जिसमें जो अच्छा होगा, जो बेहतर होगा, वो ही डेफिनेट जीतेगा, और वो जो जीतेगा तो वही ऊपर आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स एक बिल्कुल डिफरेंट पॉलिटिक्स होती है, जिसमें मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अगर एक जगह के ऊपर आपके पास आपको 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग या 10 लोग जो है वो अप्लाई करते हैं, उसमें आप जो बेस्ट अवेलेबल होता है उसको आप चूज करते हैं कि सीट कौन बेहतर निकाल सकता है, जो क्लीन है। तो अब हमारे पास जो है वो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पे अभी तो अगर उन्होंने कागजात नामजदगी की है तो और भी शायद लोगों ने कराए होंगे, तो अगर किसी ने कराए होंगे और वो इस जो क्राइटेरिया पीटीआई का उसके मुताबिक अगर होगा तो डेफिनेट वो भी कंसीडर हो सकता है। ये तो नहीं कह रहे कि नहीं होगा जी। लेकिन मतलब ये तो अब देखे ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मिसाल के तौर पर तरीन साहब जो है वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे थे, और अगर अली तरीन को जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाए तो ये बिल्कुल आपकी बात मुझे समझ आती है कि ये जी इस तरह से है। ऐसे नहीं है, वो उसमें एक उम्मीदवार के तौर पे जो हमारे पास जो भी बेस्ट होगा वो डेफिनेटली पार्टी जो है उसके लिए जाएगी। अच्छा, अब अगर एमएनए बनते हैं, 12 फरवरी को ये बाई इलेक्शन होगा और अली तरीन इसमें जीतते हैं, और जिस तरह से आपने भी उम्मीद जाहिर की कि वहाँ पर ज़्यादा जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, हल्का के लोधरा के हल्का N 154 में, तो फिर मीटिंग्स कौन करेगा उनके बिहाफ पर? जो हल्के की सारी सरगर्मियाँ होंगी सियासी, अली तरीन देखेंगे या जहांगीर तरीन देखेंगे? देखिए हजूर, उसमें जो है वो अली तरीन जो है वो कोई पहली दफा ये नहीं है कि अली तरीन जो था ही वाज नॉट एक्टिव इन द एरिया, या वो नहीं। बेसिकली तरीन साहब की जितनी भी जहांगीर तरीन साहब की बहुत ज्यादा मसरूफियत थी पार्टी के हवाले से, और इस वजह से उनका ज्यादा टाइम जो है वो डेफिनेटली इस्लामाबाद, लाहौर और पूरे मुल्क में जो है वो गुजरता था। तो इस वजह से अली तरीन जो है वो पहले भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 90% जो है वो पहले भी वही उसको कर रहे थे, लुक आफ्टर। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स थी उसको तो अली तरीन ही बेसिकली लुक आफ्टर कर रहे थे, जिसमें वो जितनी भी खुशियां, गमियां, डेवलपमेंट और दूसरी जितनी भी चीजें थी वो पहले भी, अगर आप अली तरीन के जो है उसको पेज को उठा के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि तरीन साहब तो अगर हफ्ते में 1 या 2 दफा जाते थे, बाकी 5 दिन जो है, और इसके अलावा जब तरीन साहब इवन होते भी थे तो उस टाइम पे भी अली तरीन जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, और खासतौर पर उनकी सलाहियतें जो है वो खुल के सामने आई थी। जो हमारा लास्ट तरीन साहब का जो इलेक्शन था 1 साल पहले, जिसमें माशाल्लाह वो 40,000 की लीड से जीते थे, उसमें जो है वो अली तरीन जो है उनका बड़ा रोल था। तो फिर वालिदैन की सियासत को बच्चे देख लें तो इतना गलत नहीं फिर, है ना? नहीं, आप इसको देखें, मैं फिर अर्थ ये कर रहा हूँ कि आप उसको एक नेगेटिव वे में नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं
मेरी सियासत जो है, हम अगर इलेक्शन लड़ रहा होता हूँ तो मेरे वालिद जो है, ये पॉलिटिक्स एक बंदे के काम नहीं होता, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो मेरे वालिद जो है वो भी जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरा छोटा भाई जो है वो भी जाता है। इट डजंट मीन, देखिए आपके पास जब आप एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं किसी नेशनल या प्रोविंशियल की, तो उसमें एक बंदे का काम ही नहीं है मेरे भाई, ये किसी सूरत में पूरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। अब आप जो बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल मिक्स कर रहे हैं दो चीजों को। आप बात कर रहे हैं पार्टी की हाई हायरार्की की बात कर रहे हैं, या आप बात जो कर रहे हैं वो ये है कि आप सीधा प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बंदा जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसका पार्टी में कोई रोल नहीं है, और उसको उठा के आप जो है वो मरियम नवाज शरीफ जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, या अगर आप कहें कि जी वो गलत बात है, या अगर बिलावल जो है उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो उठ के जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए चले जाए, या अगर कल हम कहें जी के इमरान खान के बेटे जो है वो कल इमरान खान की जगह के ऊपर जो है वो उनको इमरान खान साहब लेके आ जाए, तो वो एक गलत बात है। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स जो है वो डिफरेंट बॉल गेम है, जिसमें मैं आपको एग्जांपल मैंने अपनी दी है कि मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है उसमें। जी, जफरुल्लाह चीमा साहब, अगर आपके वालिद नामी ग्रामी और बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं जी। नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे दोनों भाई जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। कि रीजन ये होती है कि आपने उन लोगों के साथ इतना बड़ा एरिया होता है, एक बंदा किसी सूरत में एनए की सीट या पीपी की सीट के ऊपर सिर्फ एक बंदे के साथ आपसे इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, हमेशा फैमिली पूरी की पूरी इन्वॉल्व होती है उसमें। कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में और हायरार्की लेवल पे फर्क होता है, यही कहना है ना आपका? बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, आप अगर अली तरीन जो है वो अगर हम उठा के उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दें या उनको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दें, तो तब आप हमें ये कह सकते हैं। आप अगर हम उनको जनरल सेक्रेटरी बना दें तो तब आप कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स होती है वो बिल्कुल डिफरेंट गेम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल जफर चीमा साहब, कोर कमेटी मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और साबिक वज़ीर बराए तजारत हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया उनका, और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में और हायरार्की लेवल पर, पार्टी ओहदों के लेवल पर पॉलिटिक्स में फ़र्क होता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फ़ैसला है कि अली तरीन की टिकट हल्का N 154 लोधरा के इलाके से उसे मंजूर कर लिया जाए। इस वक्त सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इक़दाम पर कड़ी तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एजेंडे के मुखालिफ चल पड़ी है। मौरूसी सियासत जो एजेंडा था कि मौरूसी सियासत को हम ख़त्म करेंगे, बाप की कुर्सी पर बेटा नहीं आएगा, बाप की वजारत पर बेटा नहीं आएगा और मेरिट की बुनियाद पर फैसले होंगे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे उल्ट कर रही है। हल्का N 154 में क्या कोई और कंटेस्टेंट नहीं मिला? क्या कोई और नौजवान लड़का नहीं था? कोई मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला ऐसा शख्स नहीं था जो हल्का N 154 से कंटेस्ट करने के काबिल हो? तो ये कैसे मुमकिन है? ऐसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनके जो साहबजादे हैं वो भी सियासत में आ सकते हैं, और फिर फ़र्क क्या रह जाएगा दूसरी सियासी जमातों में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? सोशल मीडिया सार्फिन ने बहुत से ऐसे सवालात को जन्म दे दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फैसले के बाद। अब बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुज़िश्ता कई हफ्तों से खासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। म्यू अस्पताल का दौरा किया और फिर निजी मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ती हुई फ़ीसों पर उन्होंने एतराज़ उठाया कि घरों में, कारखानों में, कोठियों में मेडिकल कॉलेज खोलकर इतने इतने लाखों रुपया फ़ीसें आखिर क्यों बटोरी जाती हैं? जितने डिप्लोमाज हैं या MBBS है, BDS है, उनकी लाखों में फ़ीसें क्यों वसूल की जाती हैं? जबकि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में तो चंद हज़ार रुपये के एवज़ बंदा डिग्री हासिल कर लेता है और पेशावराना सलाहियतें भी उसकी पकड़ी नहीं जाती। इस पर सुओ मोटो नोटिस लिया और मामलात पर सुओ मोटो नोटिस लिया। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो जाली दूध हम पीते हैं डब्बे में बंद, या जो खुला दूध बेचा जाता है शॉपर्स में और शॉपिंग बैग्स में, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मियां साकिब निसार ने सुओ मोटो नोटिस यानी अज खुद नोटिस ले लिया है। अज खुद नोटिस से मुराद ये है कि बगैर किसी दरख्वास्त के, किसी के फोर्स किए, किसी की अपील किए, जब चीफ जस्टिस या कोई जज खुद नोटिस लेता है अपने साथियों से मुशावरत करने के बाद, तो उसे सुओ मोटो नोटिस कहा जाता है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि जो केमिकल मिलाने वाली कंपनियां हैं दूध में और जाली दूध बेचने वाली कंपनियां हैं, और जो कंपनियां कलर्ड मिल्क या पाउडर्ड मिल्क
को आप बात करते हैं, जो खुश्क दूध होता है उसको मिल्क कहकर फ़रोख्त करती हैं और उसके ऊपर फिर लिखते हैं कि इसमें इतने विटामिन्स हैं, इसमें इतने मिनरल्स हैं, इसमें ये है, इसमें वो है, उनके ख़िलाफ़ अब पाकिस्तान के अदलिया की जानिब और अदारों की जानिब से घेरा तंग किया जाएगा और ऐसे लोगों को पकड़ कर पाबंद सलासिल किया जाएगा जो जाली दूध फ़रोख्त करते हैं। पाकिस्तान में खालिस दूध एक बड़ा मसला है। गुज़िश्ता माह भी इस पर तहकीक हुई और चंद एक ब्रांड सामने आए जो खालिस दूध फ़रोख्त करते थे। उसके अलावा तमाम के तमाम दूध जाली और केमिकल से भरे हुए डब्बों में बंद करके उन्हें बेचा जाता था। तो आज के चीफ जस्टिस के ये जो इक़दाम है इसको तमाम पाकिस्तानी सराह रहे हैं और यकीनन अदलिया को ऐसे मज़ीद सो मोटो नोटिस लेने चाहिए जो अवामी मुफाद में हैं। जो लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं वो शायद अंधेरे में हैं, वो ये जानते नहीं कि ये किस कदर अहसन इक़दामात हैं और अवामी मुफाद के लिए किस कदर ज़रूरी हैं। तीसरे नंबर पर बात करेंगे DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की मीडिया ब्रीफिंग और कुलभूषण यादव केस की मौजूदा स्टैंडिंग के हवाले से। आज आसिफ गफूर साहब ने मीडिया ब्रीफिंग की है और उन्होंने बताया है कि पाक फ़ौज ने अपने ऑपरेशंस के ज़रिए पाकिस्तान में कैसे क्लियरेंस की, दहशतगर्दों को कैसे पकड़ा और LOC पर जो भारतीय फायरिंग है वो किस तरह से पाकिस्तान में पीस को सबोटाज करना चाहती है और दहशतगर्दों की सपोर्ट करती है, उनकी फंडिंग करती है। हाँ, CPAC को नहीं देखना चाहती। भारतीय जो सरगर्मियाँ हैं, भारतीय अफवाज और भारतीय एजेंसीज़ हैं। साथ ही साथ उन्होंने सहाफ़ियों के सवालात पर बहुत अहम जवाबात भी दिए हैं। चांदे का आपके सामने रख दें कि वो इतने मिनट की प्रेस ब्रीफिंग ना आपको सुनवा सकते हैं ना आपको बता सकते हैं। तो उसका क्रक्स है जो उसमें अहम चीज़ें हैं वो आपको आज हम बताते हैं अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से। सबसे पहले तो एक बात चल रही है कुलभूषण यादव के मसले पर। कुलभूषण यादव की वालिदा और अहलिया पाकिस्तान आईं और उनको फिर मुलाकात करवाई गई कुलभूषण यादव से। उनकी मुलाकात के दरमियान एक शीशा था, मिरर्ड वॉल थी और दूसरी जानिब उनकी फैमिली थी और इस तरफ कुलभूषण यादव था। कुलभूषण यादव जिसे बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया और वो मुतअद्दिद बार ये एतराफ़ कर चुका कि पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है और दहशतगर्दों की फंडिंग और सपोर्ट करता रहा है। अब उसकी मुलाकात के दरमियान शीशा होना लाजिम था। भारत ने प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया कि ये शीशा क्यों लगाया गया है। जब वो उसके फैमिली वाले यहाँ पहुँचे तो उनकी चेकिंग की गई। भारत ने इस पर प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया कि ऐसा क्यों है। उसकी अहलिया ने जूते पहन रखे थे, बंद स्लीपर्स, उनको उतरवाया गया चेकिंग की गर्ज से। उस पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कुछ चीज़ें वो देना चाहते थे, कोई बोतल या इस तरह कोई चीज़ कुलभूषण को, वो नहीं देने दी गई। अब इन सारी जिन भी चीज़ों से मना किया गया पाकिस्तान की जानिब से, आप सीक्वेंस उठाकर देख लें कि उनमें से एक भी गैर ज़रूरी नहीं। दुनिया भर में जहाँ पर भी ऐसी मुलाकातें होती हैं, ये तो फिर एक हाई ट्रीजन इसने किया, बड़ा मुजरिम था ये। इतने लोगों, माओ बहनों की गोदें इसने उजाड़ी, बेटियों की, और उनकी बेटियों के सरों से भाई का हाथ छीना, माओ की कोख इसने वीरान की, माओ के बच्चों को मार दिया और इस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में जिस तरह से मुलव्विस रहा, पीस सबोटाज करता रहा। तो इसके दरमियान में मिरर लगाना और इसके वालिदैन, अगर वो इसके अहलिया इसको जहर दे देती और ये जहर पी के ख़त्म हो जाता और तमाम राज जो इसके पास थे वो ये लेकर ख़त्म हो जाता दुनिया से, तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन था? अगर वो कोई ऐसी चीज़ दे देते जिसके ज़रिए ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस शेयर कर सके या कुछ और प्रोपेगेंडा कर सके, तो उसका ज़िम्मेदार कौन था? तो आज एक प्रेस ब्रीफिंग में आसिफ गफूर बाजवा ने भी इसी तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमारी मुलाकात करवाने को फराख दिली और जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हमने ये फैसला किया उसको उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा और बात करने का मकसद सिर्फ भारत का पाकिस्तान को मलाइन करना था, बजाय इसके कि वो मशकूर होता। उसने उल्टा काम शुरू कर दिया। CPAC के एक सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को मज़ीद एक्सटेंड करना चाहते हैं और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, और मगर दुश्मन अनासर इसको सबोटाज करने में, इसके खिलाफ एक्टिविटीज़ करने में अभी भी मुलव्विस हैं। पीस रिस्टोरेशन, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-ज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि वो फाटा हो, वो बलूचिस्तान हो, वहाँ पर अब अमन वापस आ रहा है, लोग वहाँ पर खुशहाली की जानिब जा रहे हैं। यही हमारा मकसद था जिसे अचीव करने में हम कामयाब हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ से मुतल्लिक एक अहम सवाल हुआ उसी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान। ये मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ, जो उस मीडिया ब्रीफिंग के बाद जो सवालात हुए, फिर उसका जवाब जो आसिफ गफूर बाजवा साहब ने दिया। ख्वाजा आसिफ के हवाले से सवाल हुआ कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ जो सेनेट ब्रीफिंग में गए और उन्होंने एक अच्छा जेस्चर दिया
मगर जो नीचे ओहदेदारान हैं, जनरल, कोर कमांडर्स या जो नीचे ओहदेदारान हैं, वो आर्मी चीफ की बात मानते नहीं और आर्मी चीफ के एजेंडे पर काम करते नहीं। क्या ख्वाजा आसिफ की ये बात दुरुस्त है? तो इसके जवाब में फिर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने, जो DGISPR है, उन्होंने ये कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक की ये बात बेबुनियाद है, ये झूठ पर मबनी है। आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो ऑर्डर ऊपर से आता है नीचे तक लोग मानते हैं और सिपाहियाँ फिर सिपाही जो हैं वो फिर जान कुर्बान कर देते हैं आर्मी चीफ के हुक्म पर। तो ख्वाजा साद रफ़ीक को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए दुरुस्त बयान देने चाहिए थे। ये चंद अहम सवाल थे जिनके जवाबात मेजर जनरल आसिफ गफूर बाजवा DGISPR ने आज की मीडिया ब्रीफिंग में दिए हैं। ये थी आज की अहम खबरें। और एक कमेंट जाते जाते, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कल बरसी गुजरी है, 10वीं बरसी गुजरी है। 27 दिसंबर 2007 को उन्हें रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। उस हवाले से बहुत से TV प्रोग्राम्स और तबसरे हुए और जो मौक़िफ़ अपनाया गया और जो मुतालबा किया गया बिलावल भुट्टो की जानिब से और दीगर पार्टी अरकान की जानिब से, वो यही था कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ उनकी वालिदा के कातिल हैं। कातिल कातिल मुशर्रफ कातिल, ये अल्फाज बिलावल भुट्टो के हैं। और फिर बरतानवी नशरियाती अदारे को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ मेरी वालिदा के कातिल हैं। उनको परवेज़ मुशर्रफ ने कत्ल करवाया है और परवेज़ मुशर्रफ का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ का एहतसाब नहीं हुआ, उनका ट्रायल नहीं किया जा रहा, इस वजह से हम नाउमीद हैं। ये थी आज की अहम खबरें हमारे प्रोग्राम न्यूज़ रूम में जो आपने देखी। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह भी हिज़्ज़त दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।